देश के संसदीय लोकतंत्र के व्यवहार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज रखने जा रहे हैं। ऐसे दस्तावेज जो अभी तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं रहे हैं। उन दस्तावेजों से कुछ बड़े सवाल उठते हैं। हम वो सवाल देश के सामने रखना चाहते हैं ताकि आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से वो बड़े सवाल पूछे जा सकें, ताकि इस देश की जनता को पता लग सके कि ये नेता, मंत्री, प्रतिनिधि, सांसद, एमएलए ये किसके लिए काम करते हैं, जनता का हित कहां तक इसमें आता है। आज हम दो किस्म के दस्तावेज आपके सामने रखने जा रहे हैं जो इस देश के दो जाने माने राजनेताओं के बारे में है। एक कैबिनेट मंत्री हैं आज की एनडीए सरकार में, और इससे पहले राज्यसभा के सदस्य थे, और दूसरे पिछले मंत्रालय में मंत्री थे, भी थे, पार्टी के स्पोक्सपर्सन थे, और ये दोनों व्यक्ति संसद की एक बहुत महत्वपूर्ण समिति, जो कि उस वक्त बहुत ही एक संजीदा मामले पे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसके सदस्य हुआ करते थे। जो दस्तावेज हैं वो दिखाते हैं कि ये दोनों महत्वपूर्ण राजनेता इस देश के एक बड़े औद्योगिक घराने से हर महीने लाखों रुपए की रिटेनरशिप के एग्रीमेंट में थे। दस्तावेज हैं जो दिखाते हैं कि बाकायदा लिखित एग्रीमेंट हुआ था इस देश के बड़े औद्योगिक घराने से कि हर महीने उनको इतने लाख रुपए दिए जाएंगे। सवाल ये उठता है कि अगर ये दस्तावेज सही हैं और अगर कोई और ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसके थ्रू इसे कैंसिल किया गया हो, बदला गया हो, तो ये बहुत बड़ा सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बनता है, ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जो हमारे लोकतंत्र की कार्यप्रणाली पे एक बड़ा सवालिया निशान उठाता है। हम इसके माध्यम से 3-4 बड़े सवाल उठा रहे हैं। पहला ये कि क्या इन दस्तावेजों के अलावा कोई और दस्तावेज है जो कि, जैसे मैंने कहा, इनको नेगेट करता हो, जिससे साबित किया जा सके कि दरअसल ये पूरी कहानी नहीं है। हमारे पास जितने दस्तावेज हैं हम आपके सामने रख रहे हैं, और हम जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि क्या और कोई दस्तावेज है। नहीं तो हम क्यों ना माने कि ये बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। नंबर 2, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में हमारे संसद के नियम बने हुए हैं। हमारे संसद के लिखित नियम कहते हैं कि अगर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, अगर किसी सांसद, और ये सिर्फ मंत्रियों पे लागू नहीं होता, सांसदों पे भी लागू होता है, अगर कोई सांसद ऐसे सवाल के, हर किसी सांसद को हर साल घोषणा करनी होती है। राज्यसभा का तो एक प्रॉपर रजिस्टर है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इंटरेस्ट। हर सांसद को घोषणा करनी पड़ती है कि मुझे कहां से कोई भी पैसे का फायदा हो रहा है, और अगर वो ऐसे किसी मामले में बोलते हैं संसद में या उसकी कमेटी में जिसका ऐसे इंटरेस्ट से कोई संबंध हो, तो उन्हें बोलने से पहले घोषणा करनी पड़ती है कि मेरा इस कंपनी से ये इंटरेस्ट है, मैं इससे इतना पैसा लेता हूं, अब मैं ये बात कहूंगा। क्या ऐसी कोई घोषणा कभी भी की गई थी? क्या राज्यसभा के रजिस्टर में इस चीज की घोषणा हुई थी अगर रिटेनरशिप मिल रही थी तो? क्या जब वो जेपीसी के सदस्य थे तब क्या उन्होंने घोषणा की थी कि हमारे ये इंटरेस्ट है? अगर नहीं, तो क्या ये हमारे संसदीय नियमों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन नहीं है? तीसरा, ये रिटेनरशिप एग्रीमेंट खत्म कब हुए? शुरू कब हुए तो हम जानते हैं, कहां तक चले हम जानते हैं,
लेकिन खत्म क्या कब हुए? जो कैबिनेट मिनिस्टर जिनकी हम बात कर रहे हैं, क्या आज भी उनको रिटेनरशिप मिल रही है? चौथा, इस देश के कितने सांसद और कितने मंत्री इस तरह के रिटेनरशिप एग्रीमेंट पे हैं? यानी कि इस देश की राजनीति किस हद तक बड़ी कंपनियों के रिटेनरशिप के थ्रू चल रही है? ये बड़े सवाल हम पूछना चाहते हैं, कुछ मांग भी रखेंगे। आपने नोटिस किया होगा अब तक मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि प्रशांत जी ये सारे के सारा मामला आपके सामने रखें। देखिए, ये एक दस्तावेज है, थोड़ा सा सेंटर में आ जाइए। ये एक बिल है जिसमें दस्तखत हैं रविशंकर प्रसाद के, और ये इनवॉइस है 11 मार्च 2014 का, जो ये कहता है कि ये 4 महीने का बिल है। इस पे लिखा है एडवाइजिंग ऑन वेरियस इश्यूज फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, रिकमेंडेशन रिगार्डिंग डिसीजन और कोर्स ऑफ कॉन्डक्ट, वेटिंग ऑफ वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स और लीगल एस्पेक्ट्स। 28 लाख रुपए का है 4 महीने का, 7 लाख रुपए महीना। अब ये बिल रेज किया गया है फाइन टेक कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, एड्रेस है रिलायंस कॉरपोरेट पार्क, नवी मुंबई। इस कंपनी के बारे में हमने थोड़ा पता लगाया तो इस कंपनी का ये पता लगा कि ये रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी मुकेश अंबानी के ग्रुप की कंपनी है। सारे इक्विटी शेयर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज की ग्रुप कंपनियां होल्ड करती हैं इस कंपनी में। इसका टोटल शेयर कैपिटल कुल 1,24,000 रुपए है। टोटल शेयर कैपिटल 1,24,000 रुपए है। ऑथराइज शेयर कैपिटल 1.5 लाख रुपए है। इसके डायरेक्टर्स, जिनके नाम आपको प्रेस रिलीज में मिल जाएंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाकी कंपनियों के भी सब डायरेक्टर्स हैं। तो ये तो इन्होंने एक बिल 4 महीने का, उसके बाद फिर हर महीने बिल नंबर 2 वही 11 मार्च, ये है अगस्त 2013 के लिए 7 लाख रुपए वही सर्विसेज, और हर महीने का उसके बाद एक एक बिल रेस किया गया है। बिल नंबर 3 ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक के ये बिल हैं। 7 लाख रुपए महीना, यानी कि उनको बगैर कोई काम करे, क्योंकि ऑब्वियस है कि इसमें कोई काम का तो सवाल ही नहीं उठता। इस कंपनी का शेयर कैपिटल ही इतना है कि इसमें कोई काम का कोई सवाल नहीं है। ये मार्च 2014 में पिछले एक साल के पूरे बिल्स इन्होंने रेस कर दिए, यानी कि 84 लाख रुपए इन्होंने बिल रेस किए इस रिलायंस कंपनी को। अब देखिए ये मनीष तिवारी की चिट्ठी, ये चिट्ठी है 13 जनवरी 2012 की, और ये चिट्ठी लिखी गई है परिमल नाथवानी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा के एमपी हैं ये, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अफसर हैं। और इनको लिखा है, डियर नाथवानी जी, our agreement for legal retainership expires 30th June 2012. You were kind enough to get it renewed earlier also. I would be obliged if it could kindly be renewed for a period of 3 years from 1st July 2012 till 30th June 2015. Copy of the contract enclosed herewith for your kind information. इसके जवाब में इनको चिट्ठी लिखी गई रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से 8 जून 2012 को, further to our retainership contract of 17th June 2000, the management is pleased to extend your retainership assignment for 2 years from 1st July 2012 till 30th June 2014.
effective 1st July 2012, you will be paid total consultancy fees of 6 lakhs per month. यानी कि इनको भी 6 लाख रुपए महीना रिलायंस इंडस्ट्रीज देती है बगैर कोई काम करे, सिर्फ रिटेनरशिप के एवज में। और अक्टूबर 2012 में वो मिनिस्टर बन जाते हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के। ये तो खैर एग्रीमेंट कि ये इनको दिया गया जून 2012 में, और ये इसका पीरियड 2015 तक चलना था रिटेनरशिप का। अक्टूबर 2012 में वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मंत्री बनते हैं। और आप जानते हैं कि रिलायंस का कितने सारे मीडिया कंपनीज के ऊपर कंट्रोल है। नेटवर्क 18, ईटीवी, तरह तरह की मीडिया कंपनीज के ऊपर रिलायंस का कंट्रोल है, उनके इंटरेस्ट है। अब जाहिर है कि जब वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं तो उनकी जो ऑफिशियल ड्यूटीज हैं उसमें बार बार जगह जगह इन मीडिया कंपनीज के बारे में उनको फैसला लेने की जरूरत पड़ती होगी जिसमें रिलायंस का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। इसी तरह से जैसे बताया गया, वो एमपी थे, बहुत सारे एमपी के बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी कमिटीज में होते हैं वो लोग, वो पार्लियामेंट में बहुत सारे मुद्दों पर बोलते हैं। अब जाहिर है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के इंटरेस्ट इतने फैले हुए हैं कि इन मुद्दों पर जरूर कुछ ना कुछ कमिटीज में उनको बोलना पड़ा होगा, व्यू लेना पड़ा होगा, पार्लियामेंट में बोलना पड़ा होगा। रविशंकर प्रसाद जी आजकल कम्युनिकेशंस मिनिस्टर हैं। मैंने एक पिटीशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में जिसमें नोटिस इशू हो चुका है, मई के महीने में नोटिस हुआ था, रिलायंस के 4G घोटाले के बारे में। 4G सर्विसेज में ऐसा हुआ कि इन्होंने 3G के साथ ही उसका ऑक्शन किया। ऑक्शन में एक कंपनी थी ISBL या इस तरह का कोई नाम है, जिसका टोटल शेयर कैपिटल कुल 2 करोड़ रुपए था। ये उस कंपनी का नाम है इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इसका उस समय तक टोटल शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल 3 करोड़ था, पेड अप शेयर कैपिटल 2.5 करोड़ था। यानी कि नेटवर्थ के हिसाब से ये लोग इसमें कायदे से बिड भी नहीं कर सकते थे। इनको बिड करने दिया गया, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। उस समय ये बोला गया था कि 4G सर्विसेज सिर्फ डेटा के लिए होंगी, इसमें वॉइस टेलीफोनी नहीं अलाउ करी जाएगी। लेकिन उसके बाद पिछले दरवाजे से उसमें वॉइस टेलीफोनी भी अलाउ कर दी गई। जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट इनको दिया गया ISBL को, उसी दिन रिलायंस ने 6000 करोड़ रुपए इस कंपनी में लगा के इस कंपनी का 95% शेयर कैपिटल अपने हाथ में ले लिया। और उसके बाद पिछले दरवाजे से वॉइस टेलीफोनी भी अलाउ कर दी गई, जिस पर CAG की एक बहुत जबरदस्त रिपोर्ट आई है। ये कम से कम 23,000 करोड़ का घोटाला है। और हमने PIL फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मई के महीने में नोटिस इशू किया सरकार को। उसके बाद कुछ सरकारी अधिकारियों ने ये पता लगा है कि नोट लिखा कि भाई रिलायंस के खिलाफ इस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन पिछले 3 महीने से जो मौजूदा मंत्री हैं, हमारी ये इंफॉर्मेशन है कि रविशंकर प्रसाद जी उसके ऊपर बैठे हैं और उन्होंने कोई एक्शन नहीं होने दिया। अब इन सारे मुद्दों से बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हमारा लोकतंत्र ऐसे ही चलेगा? भाई घूस आप ऐसे देते हैं, किसी को सीधा घूस दे दिया कि हमारा ये काम कर दो, या किसी को हर महीने आप पैकेट पहुंचाते रहे 7 लाख 6 लाख रुपए महीना और उनके काम करते रहे, ये भी तो घूसखोरी है। सवाल ये है कि इस तरह की जो घूसखोरी है, जो बिल्कुल सीधा काम करने के लिए घूस नहीं दिया जाता, ये कब बंद होगी, कैसे बंद होगी?
और इस पर क्यों नहीं कोई कानून बनाया जा रहा, जिसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कानून कहते हैं, कि भाई इस तरह के लोग जो कि चाहे वकील हो और अगर इन कंपनियों से पैसा लेते रहे हैं, ये तो खैर बगैर कुछ काम करने के लिए पैसा था, लेकिन अगर आप कुछ काम करने के लिए भी पैसा लेते रहे हैं उनसे, मान लीजिए आप उनके तरफ से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन कंपनियों से करोड़ों रुपए, अभी मुकुल रोहतगी साहब ने एक ओपिनियन दी इसमें, नहीं ये वाला जो रेल लाइन जो है, मेट्रो एयरपोर्ट मेट्रो की लाइन के बारे में, जिसमें उन्होंने ओपिनियन ये दी एज अटॉर्नी जनरल कि रिलायंस को 1800 करोड़ सरकार दे दे, जबकि सारा कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ब्रीच किया था। और वो उसी रिलायंस इंडस्ट्रीज के, वो अनिल अंबानी की कंपनी है, उसी रिलायंस ग्रुप के अनिल अंबानी के वो रिटेन्ड काउंसिल रहे हैं गैस डिस्प्यूट में भी और भी कई केसेस में। करोड़ों रुपया उनको फीस के तहत उस कंपनी से मिला हुआ है। अब सवाल यह है कि ऐसे केस में क्या उनको ऐसी ओपिनियन देनी चाहिए थी जिसमें रिलायंस के सीधे सीधे इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, जिससे कि करोड़ों रुपया उनको मिल चुका है, चाहे फीस के तहत चाहे रिटेनरशिप के तहत। क्या ये लोग रिलायंस के केस से डील कर सकते हैं? क्या रविशंकर प्रसाद फाइल पर, रिलायंस की फाइल पर बैठे रह सकते हैं? उनको शुरू में ही कह देना चाहिए था कि भाई मैं रिलायंस के कोई मुद्दे से डील नहीं कर सकता। कायदे से तो उनको कम्युनिकेशंस मिनिस्टर बनना ही नहीं चाहिए था। कैसे आप ऐसे आदमी को कम्युनिकेशन मिनिस्टर बना रहे हैं जब आप जानते हैं कि इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा स्टेक है कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, जो कि 7 लाख रुपए महीना बगैर कुछ काम किए रिलायंस इंडस्ट्रीज से लेता रहा। तो ये बहुत बड़े सवाल इस देश के सामने हैं। क्या इस देश की राजनीति, क्या इस देश की पूरी व्यवस्था, क्या इस देश की सरकार इसी तरह से चलेगी कि भाई आप घूस डायरेक्टली काम करने के लिए ना लें और ये पैसे लेते रहें, हर महीने आपके पास पैकेट पहुंचता जा रहा है और आप उनकी फाइल पर बैठे रहते हैं। आप उनको तरह तरह से फायदा कराने की, पार्लियामेंट में जब किसी कोई मुद्दा उठता है, स्टैंडिंग कमेटी के सामने जब कोई मुद्दा उठता है, आप उस पर व्यू लेते हैं और उन्हीं कंपनियों के बारे में व्यू बनाते हैं जिनसे आपको पैकेट पहुंच रहा है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि इस पर पूरी तहकीकात होनी चाहिए। क्या ये पैसे जब ये लोग मंत्री बने उसके बाद तक मिलते रहे? क्योंकि मनीष तिवारी का कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्कुल क्लियर था, 2015 तक जाना था। तो क्या जून 2012 के बाद भी उनको ये पैसे मिलते रहे, अक्टूबर 2012 के बाद भी मिलते रहे? अगर मंत्री के बाद मिलते रहे तब तो सीधा ही उनके रूल्स का ही उल्लंघन है। और ऐसे ही ये सवाल रविशंकर प्रसाद के लिए भी है, इस पर पूरी तहकीकात होनी चाहिए। हम लोग ये भी मांग करते हैं कि भाई ऐसे लोगों को मंत्री नहीं बनाना चाहिए इन, कम से कम उन सेक्टर्स में जहां पर जिन कंपनियों से वो पैसा लेते रहे हैं उनके इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं। तो हम सरकार से और प्रधानमंत्री से ये मांग करते हैं कि भाई अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, जो कि प्राइमा फेसी बिल्कुल सही लगते हैं, तो फिर रविशंकर प्रसाद को कम्युनिकेशंस मिनिस्ट्री से हटाया जाए, उनको उससे बर्खास्त किया जाए और ऐसी कोई मिनिस्ट्री उनको नहीं देनी चाहिए जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज या जिन कंपनियों से उनको पैसा मिलता रहा है वो लोग इन्वॉल्व। प्रशांत जी ने सारी बात रख दी है, जो सारा मामला था। मैं फिर दोहराना चाहता हूं, हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि इन दस्तावेजों के आधार पर हम ऐसा क्यों ना माने कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लोकसभा राज्यसभा में जहां इसकी लिखित घोषणा होनी चाहिए थी, अगर ये नहीं हुई, तो हम ये क्यों ना माने कि ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का ब्रीच है। और क्या रविशंकर प्रसाद जी को आज और उस वक्त मनीष तिवारी जी को कोई नैतिक अधिकार है अपने मंत्री पद पर बने रहने का? आम आदमी पार्टी इस तरह के मुद्दों को जनता के बीच ले जाती रही है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि लोकतंत्र आम आदमी, आम औरत, अंतिम इंसान के लिए बना है।
और उनके हित को तोड़ने की, उनके हित के साथ धोखा करने की जहां जहां कोशिश होगी, आम आदमी पार्टी आएगी, मीडिया के सामने आएगी, सड़क पे आएगी, संसद में भी इस सवाल को उठाएगी। संसद की एथिक्स कमेटी में हम इन सवालों को लेके जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी एथिक्स कमेटी इस देश की जनता है। हम जनता के सामने सवाल उठाना चाहते हैं। एक मिनट, कोई प्रश्न? हाँ, कोई प्रश्न हो? हाँ, हम ये 2 पेज की प्रेस रिलीज आप सबको हाथ में पकड़ा रहे हैं। अभी सारे डॉक्यूमेंट्स इतने ज्यादा हैं, हम उसको इसी वक्त ईमेल पे आप सबको भेज रहे हैं। हर डॉक्यूमेंट की कॉपी आपके पास ईमेल से पहुंच रही है। किसी को अगर ईमेल एड्रेस यहाँ नहीं हो, आप अभी बता दीजिए, आपको भी हाथों हाथ ईमेल भेज दिया जाएगा। और कुछ? थैंक यू।